हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी हिंदुस्तान के हवाले से और इस रीजन के हवाले से। फ्रांस के साथ जो डेवलपमेंट चल रही है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में इंडिया और फ्रांस के दरमियान, इस हवाले से बात करेंगे जो डिफेंस में है और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसके साथ साथ चिटागंग पोर्ट, वैसे अभी तो खैर काफ़ी दिन हो गए इस बात को कि वो हिंदुस्तान को दिया जा रहा है और वहाँ से वो ट्रेड कर सकेंगे, अपना चला सकेंगे उसको। और नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब ने चार्ज संभाला और उसके बाद चीन के हवाले से क्या तासुरात हैं उनके, क्या डेवलपमेंट्स हैं, इन चीज़ों पे बात करेंगे। और इसके लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर साहब। सुमित जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित साहब, एक तो ये है कि फ्रांस के हवाले से बिल्कुल हमने बात करनी है, लेकिन क्योंकि चाइना वाला इशू बिल्कुल ही करंट है, चाइना और हिंदुस्तान का और जो मनोज पांडे साहब का है, थोड़ा सा बताइएगा कि उन्होंने चार्ज लिया है चाइना के हवाले से, क्या उनका कहना है और चाइना के बारे में उनका क्या ख्याल है कि यार वो शायद उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हमारे जो पीस के लिए हिंदुस्तान इकदाम कर रहे, या बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जनरल पांडे साहब ने हैज टेकन ओवर। अब जनरल साहब का पहला स्टेटमेंट आता तो उसमें वो एलएसी की बात करते, एलओसी की बात नहीं करते। सो पाकिस्तान इज नॉट सीन एज अ थ्रेट और अ प्रॉब्लम एज ऑन डेट कि भाई ठीक है, पाकिस्तान में स्थिति कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से एलएसी में दिक्कत है। अगर आप एलएसी देखें, ये जो चाइना के साथ बॉर्डर है, ये करीब 3,500 किलोमीटर का, 3,488, बट राउंड अबाउट वी कैन से 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहाँ फखर भाई, पहले यहाँ एक बड़ी अच्छी बात थी। गलवान से पहले कहते थे यार इतने सालों में यहाँ कोई गोली नहीं चली, कुछ हुआ नहीं। पर गलवान के बाद एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। अब ये जो बॉर्डर है, जनरल साहब का कहना है कि भाई ये जो चाइना है, ये इस बॉर्डर को सेटल करना ही नहीं चाहता। चाइना जो पूरा एलएसी इसको सेटल करना, ना दिमाग करना चाहता, ना इसका नक्शा बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि फखर भाई आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी वो है लैंड ग्रैबिंग, सलाइमी स्लाइसिंग। सबसे बड़ा लैंड माफिया, भू माफिया दुनिया में चाइना है। इतना सा था, मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, तिब्बत खा गया, फूलते फूलते इतना बढ़ गए। एक वाहिद कंट्री है, 9 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता है, 21-22 के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब आप देखेंगे उनका, मेरे सुनने में बॉर्डर डिस्प्यूट तो जल्दी उनका चिली, अजरबैजान और यहाँ पे मेक्सिको के साथ होगा। अब आप बोले कि भाई बॉर्डर तो मिलता नहीं उनका, क्या फर्क पड़ता है, चाइना बॉर्डर मिले ना मिले, डिस्प्यूट है हमारा। बिल्कुल। उनका तो फखर भाई ये आइडिया ना, दद्दी मरूम ने है। हाँ, दद्दी मरूम ने ख्वाब में आके क्या बोला, उन्होंने बोला भाई चिली मेरा है। चिली तो लास्ट कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, तो ये हमारी है। अब रशिया का जो व्लादिवोस्टोक पोस्ट है वो इनका है, हर चीज उनकी है। अब इसीलिए पहले तो ये आपको उनको ओवरऑल समझना पड़ेगा, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों नहीं सेटल करेगा, करेगा ही नहीं। जी जी। पॉलिट ब्यूरो में नंबर बनते हैं, आप कितना एरिया लोगे। अब हमारे उनके पास 5-6 फ्रिक्शन पॉइंट्स है, 2-3 तो हमने रिजोल्व कर लिए। अब गोगरा, डेप्सोंग और हॉट स्प्रिंग्स हैं जो अभी भी अनरिजोल्व हैं। बाकी पेंगोंगसो वगैरह 1-2 पॉइंट्स और थे, वो हमने रिजोल्व कर दिए। अब चाइना की दिक्कत ये है कि वो जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया था, वो जो क्लेम किया था, 3 जगह ये पीछे चले गए, और जो इनकी पुरानी पोजीशन थी उससे भी पीछे चले गए हैं। अब यहाँ आती कम्युनिज्म की विचारधारा। कम्युनिज्म कहता हो तुम आगे बढ़ो, मिलिट्री कहती है तुम पीछे जाओ। और 2 साल से उनकी फौजें वहां खड़ी है, तीतर बटेर, कौवे, चील, बिल्लियां, चूहे सब खा रही है वहां पे। उन्हें राशन की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ती। आपके हमारे लोगों को तो राशन चाहिए, दाल रोटी बढ़िया खाना पीना चाहिए, वो वैसे अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो भी तंग आ गए, भाई हमें यहाँ बिठा क्यों रखा, हमने करना क्या यहाँ पे। तो जनरल साहब का कहना था देखो भाई, ये सेटल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है सेटल करने की। अगर सेटल किसी को करना हो करे। अब यहाँ मजबूरी फखर भाई ये पॉलिटिकल, राजनीतिक। अगर वो सेटल करते, पीछे जाते, तो वहां लोगों को क्या बोलेंगे। फिर वहां सवाल है कि तुम 2 साल तक वहां कर क्या रहे थे, आज के डेट में भी क्या कर रहे हो, तुमने पाया क्या, इतना पैसा लगाया। देखिए जहां तक आर्मी की बात है, मेरा डिप्लॉयमेंट है, जितनी उनकी उससे ज्यादा हमारी, जितनी उनकी तोपें उससे ज्यादा हमारी है, राफेल है, सब कुछ है, सब कुछ जितना भी जो भी असला, बारूद, बम, जो भी तैनाती है पूरी है। इनफैक्ट वी आर स्लाइटली हायर ऑन देम, बिकॉज हमारे पास हाई अल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है, हमारे पास सियाचिन में इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास नहीं है। They have never done high altitude warfare। और जो जनरल जाओ है, उनकी माशाल्लाह बहुत उम्र हो गई, 72-73 साल हो गई है। लास्ट टाइम उन्होंने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ाई लड़ी थी, वो भी हार गए थे। वो सेंट्रल कमांड के जो जनरल है। तो 72-73 साल वाले बुजुर्ग को आप यहाँ
लद्दाख वद्दाख में बहुत ऊंची है, बहुत हाइट है, इनके काम का थोड़ी ना है। ये तो जी, अभी एक घर में बैठे टीवी वीवी देखे, सीरियल देखे, न्यूज व्यूज पढ़े, आर्टिकल वार्टिकल लिखे, वो करना चाहिए। अब जी, ऐसा आपने जनरल बिठा दिया, चलिए उनकी मर्जी जो उनको करना है। जी जिनपिंग फखर भाई चाइना के बाहर नहीं जा रहा है। जी, आप देख रहे हो वहां उन्होंने उन्होंने फखर भाई एक मजे की बात बताऊंगा। अब आप जानते हैं, ये दुनिया में कोई भी जानेगा, जो कोरोना वायरस है या चाइनीज वायरस है, कोविड-19 का, इसका साइकिल है 14 दिन। ठीक है सर, ये तो जी। मानोगे आप? बिल्कुल, 14 डेज, बिल्कुल। शुरू 10 14 डेज। चाइना में फखर भाई महीनों से लोग बंद है कोविड के नाम पे। बिल्कुल। भाई अगर वायरस का साइकिल ही 14 दिन है तो 2 साइकिल कर लिया आपने 28 दिन। दुनिया में आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिली होगी जिसने 28 दिन से ज्यादा का लॉकआउट किया, बिकॉज साइंटिफिकली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब जी, ये कौन सा वायरस आ गया वहां पे? आज तो डब्ल्यूएचओ ने भी कहा चाइना जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। अब ये आपने लाखों करोड़ों लोगों को घरों में क्यों बंद कर रखा? 2 महीने पहले पे हम यही बात कर रहे थे। अब 2 महीने में ऐसे कितने 14 दिन निकल गए, 4 साइकिल निकल गए। अब भी आपने लोगों को बंद कर रखा। ये कौन सा वायरस फैला हुआ? जी। कौन सा कोविड फैला? आप चाहते क्या है? आपने लाखों करोड़ों लोगों को बंद कर दिया, बंदूक वाले पीएलए के सोल्जर बाहर बिठा दिए बंदूक लेके पीपी सूट में। आप चाहते क्या? तो हमारा मंशा क्लियर है। देखिए फखर भाई 3 ऑप्शन है, या तो डिप्लोमेसी से फ्रिक्शन पॉइंट्स रिजॉल्व हो, वो ऑप्शन चल रही है, कवायद चल रही जी, है। जी, दूसरा है मिलिट्री नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, वो भी चल रही है। तीसरा है भाई एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो या मिलिट्री फ्लैश पॉइंट है, उसका जवाब देना, उसके लिए तैयार रहना। हम तो जी। तीनों चीज कर रहे हैं, पॉलिटिकली करना हो, मिलिट्री नेगोशिएशन लेवल पे हो रही हो, या अगर एक फ्लैश पॉइंट आता है, काइनेटिक पॉइंट आता, तो काइनेटिक पॉइंट का जवाब काइनेटिक पॉइंट से दे। अच्छा, तीनों ओपन है। अच्छा सुनिए जी, एक चीज़ और है, अगर वो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते, जिस तरीके से आपने बताया कि उनका काम है आगे बढ़ना, यानी जी, ज़मीनों पे कब्ज़े करना, लैंड जी, ग्रैबिंग करना। तो जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिर नहीं हल करेंगे तो हिंदुस्तान क्या करेगा? मतलब या क्या उनकी पॉलिसी है या क्या सोचते हैं? यकीनन आपकी भी नज़र होगी, आप क्योंकि दिल्ली में होते हैं और इस तरह की चीज़ों के आप एक्सपर्ट हैं। तो हिंदुस्तान में क्या है, मनोज पांडे साहब हो या नरेंद्र मोदी जी हो या जयशंकर साहब हो, कितने भी राजनाथ सिंह साहब हो, वो क्या मतलब सोचते हैं कि हमने कैसे हैंडल करना है इस मसले को? पाकिस्तान के बारे में आपने कहा पिछले 1 साल से एलओसी पे अच्छा है, कोई एक गोली नहीं चली, अमन है, बेहतरी है। चलो ताल्लुकात नहीं है उस लेवल पे, लेकिन एटलीस्ट वहां पे भी जंग नहीं है। लेकिन ये वाले इशू को कैसे मतलब हैंडल करना है, क्या प्लानिंग है? देखिए फखर भाई, जो 1 अप्रैल 1920 की पहले की पोजीशन थी, 31 मार्च हम कह रहे हैं वहां पे जाइए। ओके। उन्होंने, आपकी ये नंबर लाइन है, वो यहाँ थोड़ा आगे आगे, थोड़ा हम भी यहाँ आगे आगे, जी, जी। वो यहाँ आगे, हम थोड़ा यहाँ आगे आगे। 5-6 फ्रिक्शन पॉइंट से 3 रिजॉल्व कर लिए, 3 पे बैठे हैं। बाकी पूरी एलएसी पे उस कारण, उन 2-3 पॉइंट्स के कारण पूरी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। लाखों लोग उनके हैं, लाखों लोग हमारे हैं। देखिए वी विल लिव विद इट। हम सियाचिन में भी तो पिछले 40 साल से बैठे हैं, बिल्कुल। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जुलाब उनको होती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको होती है, दुनिया भर में ट्रेनिंग करने वो जाते हैं। अब बेचारा 4 फुट का 40 किलो का चीनी कहाँ-कहाँ तक बेचारा इतने इतनी मुसीबतों में डाल रहे हो उसको। अब वो पता नहीं वो कलाश्निकोव भी कैसे उठाता, 10-15 किलो तो वज़न ही होता है, मैंने उठाई नहीं, आपने उठाई होगी कभी? 10-15 किलो उसका सुना, बट भी वो जो ब्रश था वो। नहीं, अगर वो इसके साथ मैगज़ीन वगैरह आप कर ले तो काफ़ी वज़न हो जाता है। राउंड्स उसके 30 राउंड्स होते हैं, एक मेग में 75 होते हैं गोल वाले में हाँ, मैगज़ीन में। वही आपको ज़्यादा जानकारी, मैं कहा भाई वो चीनी कैसे उठाता? अब आपने उसको उठा दिया भाई साहब 14,000 फीट पे, कह रहे ये लग के खड़ा रहे, वैसे इतना टेम्परेचर, वो भी तो वैसे ही बेचारा परेशान है। अब नूडल खा-खा के कितना लड़ेगा भाई साहब वो? वो वैसे परेशान है कि बिठा क्यों रखा, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है। देखिए उनका, वो अब फँस गए हैं कैच 22 सिचुएशन में, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। जी। अगर वो पीछे जाते हैं, उनकी नाक कट जाती है, आगे वो आ नहीं पा रहे, अब वहीं बैठे। अब ये समझ रहे हो ना, वहीं बैठे, और हमने, ओके। हमारी दिक्कत कोई नहीं, हमारी फौज वहीं बैठी तैयार है, आप तैयार है, हम भी तैयार है। उन्हें लगा था पहले कि शायद इंडिया गर्मियों सर्दियों में पीछे जाएगा, हम सर्दियों में पीछे गए नहीं, हमने डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी। सर्दियों की दिक्कत उनको है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस उनको है, प्रॉब्लम उनको, हम तो खड़े हैं। देखिए हमारी 1 इंच ऑफ लैंड इज नॉट नेगोशिएबल। यहाँ उन्हें राइट। जमीन ना मिली है, ना मिलेगी, ना मिल सकती है। ये उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और जितनी जल्दी वो अपना घर पकड़ ले उनके लिए अच्छा। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी फौज इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके। हमारा पर्सपेक्टिव से क्लियर है। राइट। अच्छा सर, एक तो फ्रांस के हवाले से आज मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ रहा था जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात है और मोदी जी ने भी रिसेंटली विजिट भी किया है, जी, लेकिन उसकी डिटेल्स कुछ अभी आई हैं। आप ही के एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर से मैं पढ़ रहा था कि एक तो ये कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर मतलब वो कह रहे हैं कि आगे हमने मजीद काफ़ी बढ़ना है, अभी काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो होनी है।
उसमें राफेल का भी जिक्र हुआ। कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस के नाम उन्होंने शक्ति वरना और जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में उन्होंने कहा कि ये है इन फ्यूचर। और इसके अलावा जो है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन के हवाले से भी बात थी। क्या चीजें हैं, मतलब जो अमेरिका के साथ जिस तरीके जिस लेवल पे ताल्लुकात गए हैं, लगता है ऐसे कि फ्रांस के साथ उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। और कैमरॉन और उनकी वो जप्पी वाली तस्वीर भी मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैंने देखी है नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या है, मतलब क्या क्या चीज। और एक चीज और छोटी सी, फिर आप क्योंकि सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें ये भी था कि राफेल की जो डिलीवरी है वो कोविड के बावजूद बहुत ऑन टाइम की गई है हिंदुस्तान को। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी को चीज अपना माल जो है वो टाइम पे नहीं मिला, लेकिन हिंदुस्तान को दिया गया। जी, फगर भाई बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले बार जो उस फोटो की बात करें, अगर आप उस फोटो को देखें, मैंने ट्वीट भी की थी, उसमें क्या था फगर भाई, वो केमिस्ट्री दिखती है जी। मोदी जी का जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है, वो डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी पॉलिसी अपनी जगह, एक पर्सनल कनेक्ट, एक पर्सनल रिलेशन बनाना। अगर आप मैक्रोन की साहब और मोदी जी का वो देखे जब वो गले मिल रहे, तो आपको एक पर्सनल केमिस्ट्री दिखेगी उसमें वो एक पर्सनल केमिस्ट्री वाली बात जरूर दिख के आएगी। तो इससे पता लग रहा है कि दो लीडरों का केमिस्ट्री और कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा। पहली बात तो फखर भाई ये है। दूसरी बात आप देखिए, अगर अब यूएस के बाद हमारा दूसरे तीसरे नंबर का जो अब सप्लायर है, कभी इजराइल हो जाता, कभी फ्रांस हो जाता जी, राइट। ये घूमता रहता हर साल, थोड़ा वो साइकिल वाइकिल इधर उधर बढ़ जाता है। तो रशिया तो नंबर 1 है ही, दूसरा तीसरा कभी यूएस हो गया, कभी फ्रांस हो गया, कभी इजराइल हो गया। एक टाइम में इजराइल नंबर 1 था, अब नहीं है। तो अब ये जो चीजें घूम रही है, अब इजराइल, अगर आप फ्रांस को स्टडी करें, फ्रांस में जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ईएडीएस। ईएडीएस बनाता है एयरबस को। दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट इंडिया है। बिल्कुल, हमारे कमर्शियल एविएशन का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया। अब जहाज आप 2 जगहों से लोगे, या तो आप लोगे बोइंग से जो अमेरिकन है, या लोगे एयरबीएस से जो ईएडीएस का है। और ईएडीएस मैंने आपको बता रहा, फ्रांस, जर्मनी और यूके भी पार्टनर है। बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा प्लांट है उनका टुलूज में। ये सब बहुत ही मतलब स्टेट ऑफ आर्ट है जी। दूसरा इंटरेस्ट है फखर भाई आर्यन स्पेस। उसी ईडीएस में कंपनी आर्यन स्पेस। आर्यन स्पेस क्या करती है? सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट लॉन्चर और मोस्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चर है। पीछे आर्यन स्पेस अपने काफी सैटेलाइट्स इसरो से लॉन्च कराने लगी। पीछे इसरो ने एक बार 104 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डाला था, जिसपे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के पार्लियामेंट में, किसी ने बोला, उसने बोला ये सच है क्या? बोला हाँ। बोला अगर वो कर पा रहे भाई, हम क्यों नहीं कर पा रहे? नासा क्यों नहीं कर पा रहा? जो नासा का मार्केट पर डोमिनेंस है, अगर आप इस कॉम्बो को देखिए, आर्यन स्पेस प्लस इसरो, दिस कैन ब्रेक दैट नासा's डोमिनेंस ऑन सैटेलाइट लॉन्चिंग। बिल्कुल, सैटेलाइट लॉन्चिंग के अलावा फिर होता है मॉनिटरिंग। जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, अब आजकल देखिए 3 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, लियो, मियो और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। उसमें नहीं जाएंगे, टेक्निकल विषय कभी अलग से बात करेंगे। तो लियो, मियो, जियो सैटेलाइट्स। अब जो नई नई एप्लीकेशंस आ रही, वो लियो पे, मियो पे या जियो पे चलती है। अच्छा, फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, फिर स्पाइस सैटेलाइट्स होते हैं, फिर वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, और फिर जीपीआरएस सिस्टम के लिए भी सैटेलाइट्स होते हैं। अब इसमें बात ये फखर भाई, ईएडीएस सैटेलाइट भी बनाता है। ईएडीएस सैटेलाइट जबकि हम भी बनाते हैं, कुछ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स है, कुछ ऐसे जो बनाते हैं। फ्रांस के पास कुछ लेजर गाइडेड जो बॉम्ब्स है, वो दुनिया में बेहतरीन है। इजराइल के बाद, इजराइल को नंबर 1 माना जाता है, फ्रांस को नंबर 2 माना जाता है इसमें। राफेल तो आप जानते हैं स्टेट ऑफ आर्ट है, बिल्कुल नहीं है। राफेल में एक मिसाइल लगा, जिसमें हमने पहले भी बात की, जो केवल इंडिया को दिया गया है दुनिया में। दैट हैज ओनली गिवन टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ने उसके, आप ये मान लीजिए, अगर मैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको मैं समराइज करूं, पिक्चर भी मुझे मिल गई, मैंने कहा लगा दो, आप बात कर लें, अपनी बात जारी रखें। एक तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने उसका मतलब राइट्स खरीद ली। वो राफेल किसी और को नहीं दे सकता, वो मोस्ट पावरफुल मिसाइल, बहुत महंगी है, मुझे करोड़ों में है वो एक मिसाइल, मुझे उसका भी याद नहीं आ रहा, बट आई रिमेम्बर इट सम क्वाइट हेवी, बहुत भारी और बहुत महंगी है वो। तो वो केवल इंडिया को मिलेगी। अच्छा, मेक इन इंडिया का भी एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि मेक इन इंडिया, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो टेक्नोलॉजी जो फ्रांस में है या कोई और कंट्री मतलब बेच रहा है हिंदुस्तान को, उसके साथ वो टेक्नोलॉजी देना। तो सर ये, क्योंकि एशिया में तो ऐसे नॉर्मली एशियन कंट्रीज के साथ इस तरह की चीज नहीं होती। मतलब मगरबी ममालिक आपस में करते होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता इस रीजन में। लेकिन गालिबन हिंदुस्तान इज द फर्स्ट कंट्री की जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, ये हमारा राफेल हो गया। अब फ्रांस सबमरीन्स भी बनाता है, और पीछे आपने देखा ऑकस में वो 8-10 बिलियन सबमरीन का मसला था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑकस बन गया, ये बन गया, उसमें बात कर चुके हैं।
जी, अब फ्रांस और जर्मनी में होड़ लगी है फकर भाई, जर्मन की कंपनी कैसन करूँ, फ्रांस की भी कंपनी, फ्रांस से हमने सबमरीन लिए, वो कहता है आप हमसे सबमरीन लो, आप रशियन से क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमें सबमरीन बहुत चाहिए, जो ओके, हमारे सबमरीन का प्रोजेक्शन है काफी ज्यादा, तो हम फ्रांस जर्मनी कुछ हम अपने अपनी भी डेवलप कर ली, हमने 6-7 जी, सबमरीन लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट अपनी भी डेवलप कर ली मजगांव डॉक में। अब इसके साथ ये फ्रांस का इंटरेस्ट है, फिर ये सैटेलाइट इमेजरी, इंटर शेयरिंग, और आपने एक और बात देखी, रशिया यूक्रेन वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, उसमें फ्रांस ने कभी इंडिया पे ना दबाव डाला, ना इंडिया के खिलाफ हाँ, एक वर्ड नहीं बोला, क्योंकि यूरोप में 3 पावर है, जर्मनी, फ्रांस और यूके। यूके बिल्कुल, जर्मनी थोड़ा बहुत बोला, फ्रांस ने कुछ बोला ही नहीं, फ्रांस हैज नॉट इवन अटर्ड अ वर्ड। और एक और पोटेंशियल है फ्रांस में, टूरिज्म। जी, इंडियन टूरिस्ट वेयर वंस टाइम सेकंड और थर्ड हाईएस्ट गोइंग टू फ्रांस प्री कोविड। ओके, तो टूरिज्म का भी बहुत 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 पोटेंशियल है फ्रांस में, और बहुत ही सुंदर जगह क्या है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जी, ये सारी चीजें हैं फ्रांस के साथ पैकेज में। फ्रांस को चाहिए मैन पावर, फ्रांस को चाहिए मार्केट। और एक और चीज बताऊं जो लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारे जितने भी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, अब हमें पता लॉरियल फ्रेंच है, ये गलत धारणा है, जितने भी जी, कॉस्मेटिक ब्रांड्स है दे आर ऑल ओन्ड बाय लॉरियल। 90% ऑफ द कॉस्मेटिक ब्रांड्स तो दुनिया में किसी भी नाम से बिके, लॉरियल ओन्ड है। लॉरियल कहाँ की कंपनी है? हुँ, फ्रांस की। इंडियन cosmetic market is $30 billion, sir. ओह! $30 billion cosmetic market only, and it is growing ज़बरदस्त, at a CAGR of 17%. 17% CAGR है इसका। तो लोग को ये ज़बरदस्त, नहीं पता यार, ये जो अंदर का जो एक और है ना, एक तो टूरिज्म, और ये राफेल वाफेल तो दिखता है बड़ा, हाँ, ये जो बिल्कुल, 2 चीजें हैं, ये लोग को नहीं पता भाई, एक तो ये कॉस्मेटिक्स और टूरिज्म। अब मैक्रॉन साहब को चाहिए मैन पावर, उन्हें चाहिए मार्केट, उन्हें चाहिए स्किल्ड मैन पावर, हुँ, हमारे पास है। तो एक कॉम्बिनेशन बैठता है, इसलिए फ्रांस ने यूएस यूक्रेन में भी हमारे साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ली। अब आपने राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, पहले भी फखर भाई, इवन आज से 4-5-7 साल पहले क्लॉज होता ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है आपको करीब एक 30% कोई भी टेक्नोलॉजी आए, जैसे राफेल आए, उसका 30% इंडिजिनियस होगा, वो यहाँ में उसका कुछ ना कुछ बनेगा, उसमें कुछ लगेगा, कुछ असेंबल होगा, 30% यहाँ होगा, मतलब मोटा मोटा जी, ऑफसेट कॉम्प्लेक्स में इतने जल्दी नहीं समझा पाऊंगा, 15-20 जी, ये, बट मोटा जी, जी, मोटा बताता हूँ। तो उसका 30% कंपोनेंट यहाँ बनेगा, प्रोक्योर होगा, असेंबल कुछ ना कुछ यहाँ होगा, मतलब उसकी स्पेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गई, ये राइट, एक क्राइटेरिया है उसके, ठीक है। सही, ऑफसेट था, अब आगे की बात है, कह रहा ऑफसेट नहीं भाई, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऑफसेट तो करना ही करना आपको, हुँ, विद टाइम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, ताकि लॉन्ग रन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है हमारी, हम उसको यहीं बना पाए, हम उसको हुँ, सर्विस के लिए हमें वहां ना भेजने पड़े, स्पेयर के लिए वहां ना भेजने पड़े, जो उसका मेंटेनेंस अपकीप है, ये अनलेस अंटिल से मेजर रिपेयर और मेजर काइंड ऑफ मेक ओवर, ये एक मेजर ओवरऑल हो, अनलेस एंड अंटिल वो है। बाय द वे, रशियंस का एक फैसिलिटी है यहाँ पे पुणे में, जितनी भी मिक्स सीरीज है आपकी, उसका ओवरहॉल, मेंटेनेंस और हुँ, 80-90% तक काम यही होता है। वहाँ रशियंस होते हैं, वहाँ इंडियंस होते हैं, इट्स अ जॉइंट फैसिलिटी इन पुणे, वहाँ ये सब काम होता है। तो धीरे-धीरे जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, उसमें एक और एडवांटेज है फखर भाई, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप उसको और डेवलप करके और भी कुछ बना सकते हो। तो खाली राइट, पैसे नहीं दे रहे, ऑफसेट ही नहीं कर रहे, तो ये 3 चीजें, एक तो पैसे दे रहे हैं, ऑफसेट तो होगा ही होगा, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। हुँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। और आप अभी ओके, लास्ट हमने बात की थी, अभी जो 5th जनरेशन मल्टी मॉडल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो 20 बिलियन के 144 लेने, उसका भी टेंडर बाहर है। हुँ, राफेल की डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है, रशियंस भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अमेरिकन भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और हुँ, जब ये आएगा, फिर इसमें सेल, सर्विस, सपोर्ट, स्पेयर्स लगाइए 10 साल के, तो राइट, $35 बिलियन का हिसाब किताब बन जाएगा ये। तो सही, ये कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है। तो ये तो फ्रांस के साथ कॉपरेशन इज नॉट ओनली इन मिलिट्री, इट इज इन सैटेलाइट, इट इज इन लेजर गाइडेड बॉम्ब हुँ, सिस्टम, हुँ, हुँ, हुँ। सबमरीन्स, इट इज इन टूरिज्म, इट इज इन कॉस्मेटिक्स एंड मैन पावर, टू समराइज इट। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा सुमित जी, आखिर में एक छोटा-सा आपका एक टेक चाहूँगा। चिटागांग के पोर्ट के हवाले से उस दिन भी मेरी और आपकी ऑफ कैमरा गपशप हुई थी। क्या किस बेस पे दिया गया है, क्या है मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उससे बेनिफिट क्या होगा बांग्लादेश को या फिर हिंदुस्तान को? जी, देखिए फखर भाई, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, 7 जी, स्टेट्स आते हैं उसमें, आसाम के ऊपर तक, ठीक है। पहले एक ही स्टेट होता था आसाम, उसमें से स्टेट कटते गए, तो अब सब अलग अलग स्टेट्स हैं। अब उसमें आपने एक सुना होगा चिकन नेक। चिकन नेक एक ऐसा एंगल है, जी, जहाँ बांग्लादेश पड़ता तो ऐसे आपको जाना पड़ता है। जी, अब कई बार वो चिकन नेक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट भी है, थोड़ा वल्नरेबिलिटी, और बट उसमें दिक्कत है, वो डिस्टेंस बहुत बढ़ा देता है। जी,
अब जो इस एरिया का जो नियरेस्ट पोर्ट था वो था कैलकाटा। हम्म, अगर मैं अब ऊपर सिक्किम में हूँ या कहीं वहां टाइम टू ट्रांसपोर्ट, और रोड्स भी पहले बहुत अच्छी नहीं थी, टाइम टू ट्रांसपोर्ट कई बार हम्म, दिनों में लग जाता था। फिर बिल्कुल यहाँ ये था, आपको याद होगा 4-5 साल में ब्लॉकेट्स बहुत होते थे, ये बिल्कुल। ब्लॉकेड वो ब्लॉकेड, तो वहां की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो डेवलप नहीं हो पाई, उतनी नहीं हो पाई जितनी यहाँ मान लीजिए बेंगलोर की होती है, दिल्ली की होती है, हरियाणा की होती है। इस लेवल का डेवलपमेंट हो नहीं हम्म, पाया। जब हम्म, वो पढ़े लिखे, इंग्लिश स्पीक है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, आबादी बहुत कम है, कंट्रोल में है, पीसफुल हो गए। जी अब हमने क्या सोचा, ये जो आप अभी चिटगांव देख रहे हैं, इसकी कवायद फखर भाई 3-4 साल पहले हुई थी। एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था मोदी जी और शेख हसीना दीदी के बीच में कि भाई आप हमें चिटगांव पोर्ट देंगे। चिटगांव पोर्ट पे पीछे हमने फखर भाई हमने रोड्स बनाई, हमने ब्रिजेस बनाए, कई सारे ब्रिजेस हमने ब्रह्मपुत्र पे बनाए, कुछ हमने छोटी बड़ी टनल्स बनाई है, कुछ हम्म, हमने रेल ट्रैक डाला, मतलब एक जिसे हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टाइप सा कहते हैं वो बनाया। हम्म, एक हमारा था कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो चाइना ने रोक दिया, जिसमें चाइना ने कुछ बांझी हटाई, नहीं तो हम वियतनाम तक उसको ले जाते और वियतनाम से हम सीधा साउथ चाइना सी पे लगभग पहुंच जाते। अब चिटागोंग पे आने से जो इन स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, फिशरीज होती है, बैम्बू होता है, वहां ट्रांसपोर्ट का टाइम बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। अब जो आप अनाउंसमेंट देख रहे हो, तो ये बहुत पहले से एक एग्रीमेंट हुआ था। अब अनाउंसमेंट इसकी ये नहीं कि जयशंकर जी गए और दीदी मतलब कह रहे लो भाई कल से तुम्हारा वोट, ये सब पहले इसका करोड़ों कई हजार करोड़ रुपए लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। उसका इनॉग्रेशन पीछे मोदी जी ने किया था 2-4 महीने पहले। मैं उस डिबेट जी में जी नेशनल टीवी पे, और अब दीदी का जो एक फॉर्मल गो हेड आ गया, मीडिया में अनाउंस कर दिया। अब क्या होगा फकर भाई, ये जो खित्ता है, इनको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, सीधा चिटगांव निकल जाएंगे। जहां हम्म, में कलकत्ता पहुंचे थे, वहां कुछ घंटों में चिटगांव पहुंचेंगे। पीछे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पीछे ओके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और चिटगांव से ये अपना जो सी का एक्सेस मिल जाएगा, जो उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह वहां से मिल जाएगा। इससे बांग्लादेश का भी फायदा है। एक तो वहां बांग्लादेश में चिटगांव में लोकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, चिटगांव पोर्ट को रेवेन्यू होगा, नई चीजें आती जाती रहेंगी चिटगांव में। और एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, जो बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, जो है कॉटन गारमेंट जो एक्सपोर्ट करते हैं 30-32 बिल्कुल। बिलियन डॉलर का, उसका 98% रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा है। आज 98% रॉ मटेरियल उसका इंडिया से जा रहा है। दैट गिव्स बांग्लादेश $20 बिलियन a year। आज हम हम्म, चाहे तो वो हम इंडस्ट्री अपने हम मूव कर सकते हैं, पर एज ए रेस्पेक्ट, एज ए गुडविल, वी आर नॉट डूइंग दैट। 98% कॉटन बेच के हमें कुछ नहीं मिलता। हम हमारे बहुत इंडस्ट्री इसके हम्म, मतलब कमीज टी शर्टें लिटरली, अगर मैं हिंदी बिल्कुल। बना के हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस को, बट हम नहीं कर रहे बिकॉज वो बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री है। आज भी हम उनको कॉटन दे रहे हैं 98%। ठीक ओके है, गुड। तो जब भी $30 बिलियन का हिसाब, पर हम कॉपरेशन में बिलीव करते हैं। अब ये चिटगांव पोर्ट है, मेरा अंदाजा है फकर भाई, विद इन 5 years जी जी तो जहां से ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होगा, वो जो ये $30 बिलियन है, जो हम लिटरली अभी मैं मेरे हिसाब से वी आर ट्रेडिंग ऑफ, वी कैन डू मच बेटर देन हियर विद इन 5 years। हम्म, बांग्लादेश का वहां से भी फायदा हो रहा है, यहाँ से भी फायदा हो ओके रहा है। तो दीदी चिटगांव पोर्ट हमारे लिए क्यों खोलेगी, व्हाट इज द एडवांटेज? और एक एक मेरा और थॉट प्रोसेस है, जी जी लॉन्ग रन में चाइना ने एक कोशिश की थी बांग्लादेश के थ्रू बे बंगाल पे पोर्ट खोलने की, वो खुला नहीं, और जी उनसे पहले हमने चिटगांव खोल लिया। मतलब आई रेस्ट में केस ज्यादा ओके एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल क्योंकि ये था पहले उन्होंने काफी कोशिश की थी और यही सुनने में आ रहा था जिस तरीके से सीपेक कर रहे हैं तो इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट शायद वो बांग्लादेश में भी करना चाहते थे और उन्होंने मेरे ख्याल कोशिश उसका उसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली हिंदुस्तान को होता, शायद थोड़ा बहुत फायदा बांग्लादेश को होता लेकिन ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को होता। तो ये था अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स को खेलना और अपनी डिप्लोमेसी को यूज करना। सुमित जी बहुत शुक्रिया। ये 2-3 चीजें थी आपने बड़ी डिटेल के साथ इस पे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।